मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कविता की थी एक कम, जिसके कवि थे विष्णु खरे। विष्णु खरे के बारे में हमने जाना था कि विष्णु खरे का जो जन्म था वो 1940 में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के जो लोग हैं उनकी मानसिकता और उनके बारे में हमें एक कम कविता के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से लोग जो होते हैं वो भ्रष्टाचार का, बेईमानी का सहारा लेकर गतिशील होते जा रहे हैं। कविता के बारे में जाना था और कि क्या जाना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में घटित घटनाओं या परिवर्तनों का वर्णन किया था इसके अंदर। और स्वतंत्रता के बाद सब कुछ जैसा वैसा नहीं रहा जैसा हमारे नेताओं ने सोचा था। यानी कि हमारे नेताओं ने सोचा था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो सब लोग एक से होंगे, सब लोग ईमानदार होंगे, कोई भ्रष्ट नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, कोई किसी से धोखाधड़ी नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल इससे उल्टा हो गया। तो यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि सामूहिकता की जगह लोग अपना स्वार्थ को साधने में लग गए। नितांत स्वार्थपरता के माहौल में कवि ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों के पक्ष में खड़ा है, लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ न पाने की स्थिति में उसे दुखी करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो कवि है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो मदद तो करना चाहता है ईमानदार लोगों की, लेकिन केवल उसके पास क्या है, केवल सहानुभूति। तो हम उसके प्रश्नोत्तर के बारे में बातचीत करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है बेटा कुछ इस प्रकार से है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल तथा गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा कल आपको बता चुकी हूँ कि जो लोग आत्मनिर्भर हैं, जो लोग आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंड है, जो मालामाल है, जो गतिशील है, तो उनके कौन कौन से तरीके हैं। तो आपको बताया था तरीका सबसे पहला कौन सा था, उनका भ्रष्ट आचरण। दूसरा तरीका कौन सा था, बेईमानी। और तीसरा शोषण के बल पर लोग जो हैं वो मालामाल होने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश पराधीन था और जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो नेताओं का मानना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो सब लोग एक साथ जीवन जिएंगे, किसी के मन में किसी के प्रति कोई स्वार्थ की भावना नहीं होगी। लेकिन उससे उल्टा हो गया। और क्या हो गया कि लोगों ने आज़ादी के संघर्ष के दौरान नेताओं ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी कि जहां प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, किंतु उनका सपन खंडित हो गया और लोगों ने स्वतंत्रता का अपने अनुसार लाभ उठाया। अब हुआ क्या कि ऐसे लोगों ने देश की आंतरिक व्यवस्था को खोखला कर दिया। कैसे लोगों ने, जो लोग भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, जो लोग शोषित वर्ग को सता रहे हैं। निष्ठा तथा आस्था के साथ समाज के प्रति संवेदना रखने वाले ईमानदार लोग ठोकरें खाने तथा भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, पहला आंसर है ना कि जो लोग हैं वो मालामाल, गतिशील किस प्रकार से हुए, धोखा देकर, भ्रष्ट आचरण कर कर, बेईमानी करके उन्होंने जो है अपने आप को गतिशील बना दिया है। दूसरा प्रश्न है आपका, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो अब जो व्यक्ति हाथ फैला रहा है कवि के लिए वो व्यक्ति ईमानदार है। अब ईमानदार क्यों है, यदि वो बेईमानी करता तो उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग धन के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, आज उनके पास धन की बरसात हो रही है। विभिन्न हथकंडे कौन कौन से हो गए, भ्रष्टाचारण, बेईमानी और शोषण। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, शोषण के माध्यम से आगे निकलने की कला में जो माहिर है वही क्या है, समाज में प्रतिष्ठित है। अब कवि कहना चाहता है कि कवि जब किसी व्यक्ति को हाथ फैलाए, भीख मांगते देखता है तो उसे लगता है कि उस व्यक्ति ने बेईमानी तथा भ्रष्ट आचरण को अपनाया है, नहीं अपनाया है, बल्कि उसके हिस्से को भी किसी ने हड़प लिया है। कवि ऐसे लोगों को ईमानदार मानता है। ठीक है बेटो। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कमजोर, धोखेबाज क्यों कहा है। तो कवि ने क्यों कहा है, क्योंकि ईमानदारी के कारण वो धन संचय नहीं कर पाया। वे कामचोर है, उसने यदि ईमानदारी पूर्वक काम किया होता तो आज उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो धोखेबाज है क्योंकि परिश्रम न करके उसने अपने आप को धोखा दिया है। तो यहाँ पर जो कवि है सामान्य व्यक्ति को लाचार उसी के कारण, उसी के अनुसार मानता है। यदि वो ईमानदार से काम करता तो उसके पास धन होता। ठीक है, यदि वो उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो धोखा उसको इसलिए बोल दिया क्योंकि उसने परिश्रम ना करके अपने आप को धोखा दे दिया। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो कवि है वो बताना चाहता है, कवि ने कविता में बोला था कि मैं एक कम हो गया हूँ, मेरी संख्या कम हो गई है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि वे शोषितों को, ईमानदार लोगों को लूट कर उनका हिस्सा लेकर मालामाल बनाना चाहते हैं।
कवि का कहना है कि इन याचक वर्ग का यह सोचना है कि वे शोषक वर्ग के विरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं है, न ही उनके धन के हिस्सेदार है। उन्हें उनके संचित किए गए धन से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उनकी इच्छा है कि वे चाहे तो उन्हें धन दे या नहीं। अब कहने का मतलब कवि हाथ करने वाले लोगों को मन में शोषक वर्ग के लिए उठने वाली भावनाओं को इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। शोषक वर्ग धन संपत्ति को जमा करने में लगे हुए हैं। शोषित को क्या करते हैं, उनको लूटते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यह जो कवि है उनसे ना तो उनसे हाथ करना चाहता है, ना उनके साथ उनका विरोधी बनना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो उन्होंने ये धन संचय किया है ये सारा बेईमानी का है, भ्रष्ट आचरण का है, तो कवि का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब प्रश्न नंबर 5 हमारा, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1947 के बाद डैश डैश गतिशील होते देखा है। अब गतिशील कहाँ पे, यहाँ पे गतिशील कौन हो गए, वे लोग जो बेईमानी वाला आचरण लिए हुए हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि सब तरफ बेईमानी, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, जातिवाद, आतंकवाद का वातावरण व्याप्त हो गया है और लोग अपने स्वार्थ के अतिरिक्त किसी और की चिंता नहीं करते। लोग गलत ढंग से पैसे कमाने लगे हैं, उनके स्वार्थ एक दूसरे से टकराने लगे हैं, यानी कि इस प्रकार से गतिशील होने लगे हैं वो। अब ख मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ डैश डैश एक मामूली धोखेबाज। अब यहाँ क्या कवि कहना चाहते हैं कि भला चंगा होते हुए भी काम, जो व्यक्ति है भला चंगा है और वो कामचोर है और धोखेबाज है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम से धन नहीं कमाकर अपने आप को धोखा दिया। अब यहाँ बात हो रही है किसकी, जो वर्ग शोषित है, अपने दायित्वों को नहीं निभाया। कवि का कह रहा है कि शोषित वर्ग ईमानदार होते हुए अपने प्रति उत्पन्न हीन भावना से ग्रस्त है, इसलिए वे अपने आप को ऐसा मानते हैं। ग है तुम्हारे सामने डैश डैश लिया है हर होड़ से। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि याचक वर्ग यानी कि जो शोषित वर्ग है वो शोषक वर्ग से कह रहे हैं कि अपनी ईमानदारी के बावजूद भी मांगने की प्रवृत्ति के कारण वे उनके सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी है। उन्होंने अपने आप को हर प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता से हटा लिया है। उनके मन में उनके प्रति किसी भी प्रतियोगिता के भाव नहीं है। वे अपना गुजारा थोड़े में ही कर